अगर हम किसी भी सर्किट के अंदर पावर की बात करें, करंट कैरिंग सर्किट के अंदर पावर की बात करें, तो पावर का मतलब होता है कि उस सर्किट के अंदर करंट को फ्लो करवाने के लिए पर यूनिट ऑफ टाइम बैटरी को या वोल्टेज सोर्स को कितना वर्क करना पड़ता है। पावर मतलब क्या होता है? शक्ति। कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं, है ना? मतलब रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। करंट कैरिंग सर्किट में, करंट कैरिंग सर्किट में प्रति सेकेंड करंट फ्लो करवाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, उसी को इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। मतलब अगर हमारा लग में कोनो करंट कैरिंग सर्किट है तो इस सर्किट में प्रति सेकेंड चार्ज के फ्लो करावे के लेल अथवा करंट के फ्लो करवावे के लेल कतेक वर्क करऽ पड़ते, सह इलेक्ट्रिकल पावर हेते। तो इलेक्ट्रिकल पावर मतलब रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क। अब अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को याद करें तो वहां हमने पढ़ा था कि जो पावर होता है उसका फॉर्मूला होता है V इंटू आई। वैसे तो हमने पावर के अलग अलग फॉर्मूले देखे थे, लेकिन एक फॉर्मूला एटलीस्ट आपको याद होगा कि पावर बराबर होता है V इंटू आई, मतलब वोल्टेज इंटू करंट। तो अगर आज हम लोग अपने टॉपिक का हेडिंग देखें तो हमारा हेडिंग है एवरेज पावर इन एसी सर्किट। मतलब आज जो हम लोग पावर की बात कर रहे हैं ये अल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट के लिए कर रहे हैं। चाहे वो एलसीआर सर्किट हो, चाहे वो एलआर सर्किट हो, चाहे वो सीआर सर्किट हो, कोई सा भी सर्किट हो, लेकिन उससे करंट अल्टरनेटिंग वाला फ्लो कर रहा होगा, एसी फ्लो कर रहा होगा। तो ऐसे में एसी की अगर हम लोग बात करें तो इस तरह के सर्किट में भी जो पावर आएगा वो पावर आएगा V इंटू आई, मतलब वोल्टेज इंटू करंट। लेकिन मुद्दा यह है कि एसी के अंदर में, एसी सर्किट के अंदर में अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज फ्लो कर रहा है जो कि लगातार वेरी कर रहा है। अगर तुम इसके मैग्नीट्यूड की बात करो तो इसका मैग्नीट्यूड हर इंस्टेंट पर चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन जो है करंट का वो भी एक फिक्स टाइम के बाद चेंज हो रहा है, रिवर्स कर ले रहा है अपने आप को। वोल्टेज की बात करो तो इसका भी मैग्नीट्यूड हर इंस्टेंट पे चेंज हो रहा है, और इसकी जो पोलैरिटी है एक फिक्स इंस्टेंट के बाद अपने आप को बदल ले रहा है, रिवर्स कर ले रहा है। तो ऐसे में जब वोल्टेज और करंट की वैल्यू हर क्षण हर इंस्टेंट पे अलग अलग आएगी तो पावर का भी वैल्यू हर इंस्टेंट पे अलग अलग आएगा। मतलब अल्टरनेटिंग करंट वाले सर्किट में हर क्षण हर इंस्टेंट पे समय शून्य हो तब, जब समय 1 सेकंड हो तब, जब समय 3 सेकंड हो तब पावर की वैल्यू अलग अलग आएगी। अब सवाल यह है कि अगर हमसे कोई पूछ दिया कि इस इंटरवल में 0 से लेके 10 सेकंड, 0 से लेके 8 सेकंड, या उस एसी वोल्टेज के एक टाइम पीरियड में, एक साइकिल में लगभग कितना पावर डिलीवर हुआ, तो हम क्या बताएंगे कि हर समय पे तो अलग अलग पावर की वैल्यू आ रही है। ऐसे में हम लोग बताएंगे एवरेज वैल्यू यानी मीन वैल्यू। ऐसे मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं या एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं ये ऑलरेडी हम लोग देखे हुए हैं जब हम लोग मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे थे। 75 डेज हार्ड चैलेंज वाले में मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट का वीडियो अपलोड भी कर रखा है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अब इस चीज को समझिए, यहां पर अगर हमें सर्किट में एक फिक्स पावर की वैल्यू बतानी हो तो एवरेज पावर बताएंगे। अच्छा, एवरेज पावर कैसे निकलेगा? हर क्षण हर इंस्टेंट का पावर लेते जाएंगे, सारे पावर को जोड़ लेंगे, टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड कर लेंगे। अब हर क्षण पे पावर जोड़ने का मतलब इंस्टेंटेनियस पावर का इंटीग्रेशन करना है, उसके लिए इंस्टेंटेनियस पावर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सा भी एसी सर्किट है, जिस एसी सर्किट का जो इंस्टेंटेनियस करंट और वोल्टेज है वो इस तरीके से है। मान लेते हैं इफ इंस्टेंटेनियस मतलब तात्क्षणिक, मतलब किसी फिक्स इंस्टेंट पर, है ना, इफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज वोल्टेज एंड करंट in a circuit in a circuit या in an AC सर्किट बोल लो, है ना, in an AC सर्किट इज, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास वोल्टेज जो है ये V नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, और करंट जो है ये है I नोट साइन ओमेगा टी। मैंने ये अपना एजम्पशन लिया है और वोल्टेज को लीडिंग बता दिया है, मतलब ओमेगा टी प्लस 5 पर लिया है और करंट को ओमेगा टी पर लिया है। कोई चाहे तो इसको इंटरचेंज करके भी डेरिवेशन कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो इंस्टेंटेनियस पावर आ जाएगा हमारे पास, यहां पर अगर हम इंस्टेंटेनियस पावर की बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर हमारे पास आ जाएगा वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू इंटू करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मतलब V इंटू आई। अब अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो V नोट आई नोट ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, V नोट आई नोट
अगर मल्टीप्लाई करें तो, और इधर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और साइन ओमेगा टी। तो ये हमारा आ गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू। एवरेज निकालने के लिए इसका इंटीग्रेशन करना होगा, तो थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि इंटीग्रेशन, अच्छा यहाँ पर जो इंटीग्रेशन यूज होगा ये बायो वाले बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, उनको लगेगा कितना टफ चीज करवा रहा है टीचर, बस ट्रिगोनोमेट्री का 2-4 फॉर्मूला यूज हो रहा है, कोई टफ चीज नहीं करवा रहा हूं। लेकिन चूंकि आप नहीं पढ़े हुए इसको तो आपको टफ लग सकता है, तो आप चाहें तो इंटीग्रेशन वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में या कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यूजुअली इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, डेरिवेशंस बहुत कम ही आता है, फिर भी मैं समझा रहा हूं क्योंकि हर कैटेगरी का बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, तो जो समझ सके वो अच्छे से समझना। मैं कोशिश करूंगा कि सब समझेगा, बायो वाले बच्चे को मैं इतना आराम आराम से बताऊंगा बिना हड़बड़ाए हुए कि सब लोग समझे, मैं इसकी पूरी गुंजाइश रखूंगा। इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, अगर कहीं पर 2 साइन ए साइन बी लिखा हुआ है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये एक फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री का, मैथ्स वाले बच्चे पढ़े होंगे। 2 साइन ए साइन बी को मैं लिख सकता हूं कॉस ए माइनस बी। अच्छा, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला अगर आपको मालूम हो और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको मालूम हो तो बस उसको पुट करके आप सिंप्लीफाई कर लो तो आप इस रिजल्ट तक पहुंच जाओगे, है ना। अगर आप बायो के बच्चे ही हो और इसका फॉर्मूला मालूम हो तो पहुंच जाओ, या नहीं तो सिंपली इस फॉर्मूला को याद कर लो। 2 साइन ए साइन बी को हम लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। यहां पर जो हमारे पास साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है, इस ओमेगा टी प्लस फाइव को मैं ए मान लूं और इस ओमेगा टी को बी मान लूं, तो ये साइन ए साइन बी लिखा हुआ है, बस 2 की कमी है। तो अगर हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो मामला सेट हो जाएगा। तो हम लोग वही करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा, हम यहां पर इंस्टेंटेनियस पावर जो लेकर के आए हैं इसमें क्या कर देते हैं कि वी नोट आई नोट तो था ही, 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। ये डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो ये क्या हो गया हमारे पास 2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू साइन ओमेगा टी। अब आपके पास ये 2 साइन ए प्लस बी, सॉरी 2 साइन ए और बी है, 2 साइन ए बी है, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ए की जगह पे ओमेगा टी प्लस फाइव, बी की जगह पे ओमेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा वी नोट आई नोट बाई 2। बस सिंपल सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, थोड़ा सा मैथमेटिकल लग सकता है बायो वाले बच्चों को, लेकिन फॉर्मूला आप याद कर लोगे तो नहीं लगेगा। इसको आप लिख सकते हो कॉस, को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, कॉस ए माइनस बी, ये क्या है आपके पास ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी। देखो ए माइनस बी कर दिए, माइनस कॉस ए प्लस बी, ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस ओमेगा टी। ये हमने इस पार्टिकुलर चीज को सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। अब आप अगर देख रहे होंगे तो यहाँ ओमेगा टी कैंसिल हो रहा है, यहाँ ओमेगा टी 2 ओमेगा, यहाँ 2 ओमेगा टी हो जाना है, ठीक है, 2 ओमेगा टी प्लस 5 हो जाना है। तो अगर इसको हम लोग थोड़ा सा अगले पेज में सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, या फिर मैं यहीं पे लिख देता हूँ तो बेहतर यहाँ समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जरा गौर से देखिएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास ये आ गया वी नोट आई नोट बाई 2, और ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया कॉस 5 बचा बस, क्योंकि ओमेगा टी कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। देखें आप, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी प्लस 5 बचा हमारे पास। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर आया, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर बोल लीजिए, या सीधे आप इसको पी से डिनोट कर लीजिए। ये आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर का एक्सप्रेशन आया जो टाइम पर डिपेंड करा। आप देखिए ना, वैसे ये cos फाई तो कांस्टेंट है, फाई एक फेज डिफरेंस था, फेज डिफरेंस वाला एंगल था जिसकी एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, लेकिन यहाँ पर ओमेगा टी है, मतलब ये जो इंस्टेंटेनियस पावर है ये अलग अलग टाइम पर, अब टी का वैल्यू कुछ पुट करो कुछ आएगा, कुछ पुट करो कुछ आएगा, 1 पुट करो कुछ आएगा, 2 पुट करो कुछ आएगा, अलग अलग टाइम पर अलग अलग आएगा। तो अब अगर हमें एवरेज पावर निकालना हो तो एवरेज पावर कैसे निकालेंगे, तो बहुत सिंपल सा फंडा है। अच्छा, यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज हुआ है मैं एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज हुआ है ये यूज हुआ है 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आयो वाले बच्चे इसको नोट डाउन करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज किया हमने, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर निकल गया। अब अगर मुझे एवरेज पावर निकालना हो, अगर मुझे कौन सा पावर निकालना हो, एवरेज पावर निकालना हो, तो
एवरेज पावर कैसे निकलेगा वो देखते हैं। तो अगर एवरेज पावर निकालना है पी एवरेज, तो उसके लिए क्या करोगे, हर एक इंस्टेंटेनियस पावर का सम और टाइम इंटरवल से डिवाइड। तो सम का सम करने के लिए उसको सीधे क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, जीरो से लेके कहां तक, टी तक, और टाइम पीरियड से डिवाइड कर दोगे। यही तो करते हैं। किसी भी चीज का एवरेज वैल्यू अगर निकालना हो तो किसी भी चीज की एवरेज वैल्यू ऐसे ही तो निकलती है। अगर एवरेज वैल्यू किसी चीज का निकालना हो तो उसका इंटीग्रेशन कर दो उस टाइम इंटरवल के लिए, उसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू का, और टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो। दैट इज द फंडा ऑफ कैलकुलेटिंग एवरेज वैल्यू। तो यहां पर भी अगर हम लोग वही करते हैं तो हमारे पास पी एवरेज जो आ जाएगा, अगर हम इंटीग्रेशन करें किसका, अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 1/t इंटू पावर का इंटीग्रेशन जीरो से लेके कहां तक, टी तक। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन करते हैं। ये जो पार्ट है इंटीग्रेशन का थोड़ा सा टफ है बायो वाले बच्चों के लिए। ठीक है, इस चीज का मुझे इंटीग्रेशन करना है, मतलब अब मुझे इंटीग्रेशन करना है, ये 1/t बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करना है किसका, वी नोट आई नोट बाई टू इंटू कितना, हमारे पास है कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाई, और इसका टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अगर आप देखो ना ये बहुत टफ चीज नहीं है, अगर आप देखो तो ये बहुत टफ चीज नहीं है, अगर थोड़ा सा बुद्धि से काम लोगे तो। और अगर बड़ा इक्वेशन देख के डर जाओगे तो फिर आपको बहुत टफ लगेगा। रिलैक्स होकर के किसी भी इंटीग्रेशन करो, बड़े आसानी से कर लोगे। यहां पर अगर हम लोग इस वी नोट आई नोट बाई टू को बाहर निकाल लें, क्यों, क्योंकि वी नोट आई नोट, वी नोट पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, आई नोट पिक वैल्यू ऑफ करंट है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं। तो एवरेज वैल्यू जो आएगा पावर का दोस्त, ये क्या आ जाएगा, वी नोट आई नोट बाई टू टी, ये तो बाहर निकल गया। अब इंटीग्रेशन बच गया किसका, कॉस फाई माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाई का, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसमें भी अगर मैं थोड़ा सा बुद्धि लगाता हूं और इस दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन होगा कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के टाइम पीरियड तक, जीरो से लेकर के टाइम, क्योंकि हम लोग ये जो एवरेज पावर निकाल रहे हैं ये पूरे साइकिल के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये वी नोट आई नोट बाई टू टी हो गया, और इस कॉस फाई को अगर अलग से इंटीग्रेट कर दो, कॉस फाई इंटू डी टी, जीरो से लेके कहां तक, टी तक, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाई, जीरो से लेके कहां तक, टी तक। ठीक है, आपको याद होगा इस फंक्शन का ये टाइम पीरियड है, तो फुल साइकिल में इसका इंटीग्रेशन अगर dt के रेस्पेक्ट में होगा, तो जब हम लोग एवरेज वैल्यू ऑफ करंट पढ़ रहे थे तो हम लोग देख रहे थे कि इसका जो पूरे साइकिल में साइनोसोडल वेव हमारे पास जब आ रहा था तो पूरे साइकिल में इसका इंटीग्रेशन क्या आ रहा था, जीरो। तो इसके इंटीग्रेशन को हम एक साथ यहां पर जीरो लिख सकते हैं। पूरे साइकिल में जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। साइनोसोडल इक्वेशन को अगर उसके पूरे फुल साइकिल में इंटीग्रेट करो तो वो जीरो आ जाता है। तो इसको लिखने का कोई मतलब बचा ही नहीं। हमारे पास बच गया कॉस फाई dt, उसमें भी फाई एक कोई कांस्टेंट फेज डिफरेंस है जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देते हैं। क्या इस फाई में कहीं पे टी है जो ये dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा, नहीं, तो ये बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारे पास कॉस फाई बाहर निकल जाएगा, वी नोट आई नोट बाई टू टी रहा, कॉस फाई बाहर निकल गया। और अगर आप dt का इंटीग्रेशन करोगे, देखो ना आपके पास जो कॉस फाई था ये कॉस फाई को आपने बाहर निकाल दिया, तो आपके पास बस क्या बच गया, dt। अगर इस डी लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से टी तक, जीरो से टी तक, तो इस dt का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास, टी आ जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से लेकर टी तक, आप लिमिट पुट करोगे तो टी माइनस जीरो, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी सॉल्व करके वो सीधे क्या आ जाएगी, टी आ जाएगी। इसकी जो वैल्यू आएगी इस इंटीग्रल की वो सीधे क्या आ जाएगी, टी आ जाएगी, कॉस फाई इंटू टी। और ये तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाई का, ठीक है, तो आप सॉल्व करो इसको, इसका टाइम पीरियड को अगर आप पुट कर देते हो, टाइम पीरियड की जगह पे अगर आप ले लेते हो 2 पाई बाई ओमेगा, आपको मालूम है ना ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई टी, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये पुट कर देना इसमें और इसको इंटीग्रेट करो। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस का साइन 2 ओमेगा टी प्लस फाई बाई 2 ओमेगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे जीरो से लेकर के 2 पाई बाई ओमेगा तक में तो ये जीरो आता है। ये प्रूवन है, हम लोग मीन वैल्यू ऑफ एसी निकालते वक्त देख चुके हैं कि फुल साइकिल में साइनोसोडल का जो हमारे पास इंटीग्रेशन आता है वो जीरो आता है। ठीक है, तो ये इसको सॉल्व करने की आवश्यकता है ही नहीं, और इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ गया, टी आ गया, और ये तो जीरो हो गया। अब ये टी से टी हमारे पास क्या हो गया, कट गया, मतलब हमारे पास यहां पर जो एवरेज पावर आया, गौर करना,
ये जीरो क्यों हुआ? क्योंकि फुल साइकिल में साइनोसॉइडल का इंटीग्रेशन जीरो होता है। तो ये जो हमारे पास एवरेज पावर यहां से आ गया, चाहे मैं इसको नीचे ही यहां पर लिख देता हूं, जरा समझिएगा सब लोग, इत्मीनान से समझिएगा। यहां पे अगर हम लोग एवरेज पावर की बात करें तो हमारे पास जो एवरेज पावर फाइनली लास्ट में आया, ये एवरेज पावर क्या आ गया? ये आ गया वी नॉट आई नॉट बाई 2, और ये हमारे पास क्या बच गया? कॉस फाई। इसी कॉस फाई को हम लोग आगे अभी देखेंगे, हम लोग पावर फैक्टर के नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो इक्वेशन आया किसका? एवरेज पावर का। यह आ गया वी नोट आई नोट बाई 2 कॉस फाई। एवरेज पावर जो आपके पास आया, ये क्या आ गया? फिर से मैं लिख दे रहा हूं, ये आ गया वी नोट आई नोट बाई 2 कॉस फाई, ठीक है। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? इस वी नोट आई नोट बाई 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं क्या? वी नोट बाई √2 आई नोट बाई √2, क्योंकि √2 और √2 तो फिर √2 इंटू √2 तो 2 ही हो जाएगा, इंटू कितना? कॉस फाई। अगर आप पीछे के लेक्चर्स को आपने देखा है, आपको अगर पीछे की टॉपिक्स याद है, तो वी नोट बाई √2 मतलब पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज बाई √2, ये वी आर एम एस हो गया। आई नोट बाई √2 ये आई आर एम एस हो गया। तो हम लोग एवरेज पावर को ऐसे लिख सकते हैं, वी आर एम एस, वी नोट बाई √2 मतलब वी आर एम एस, आई नोट बाई √2, आर एम एस का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का फॉर्मूला आपको याद होगा, इसको लिख सकते हैं आई आर एम एस। तो ये आई आर एम एस इंटू क्या हो गया? कॉस फाई। तो एवरेज पावर को याद रखने का एक तरीका आपके पास ये भी आ गया कि आप एवरेज पावर को ऐसे भी याद रख सकते हैं, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। अगर किसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में डायरेक्ट वी आर एम एस आई आर एम एस दिया रहे और फेज डिफरेंस मालूम हो, तो भी आप एवरेज पावर डिलीवर्ड निकाल सकते हैं। और अगर सपोज करिए कि ये जो टर्म हमारे पास आया वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, इसको हम लोग आर एम एस पावर बोल दें, या ऐसे आपको बता दूं, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो पावर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एपरेंट पावर। कौन सा पावर? एपरेंट पावर। आपको मालूम है कि वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट को पावर बुलाते हैं, तो वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस को बहुत सारे लोग एपरेंट पावर बुलाते हैं। कौन सा पावर बुलाते हैं? एपरेंट पावर, या इसको हम लोग बुला सकते हैं वर्चुअल पावर। तो हम लोग लिख सकते हैं एवरेज पावर इज इक्वल टू कितना? एपरेंट पावर इंटू कॉस फाई, इंटू कॉस फाई, ठीक है। और अभी अभी मैं आपको बताऊंगा, ये जो कॉस फाई है ना, इस कॉस फाई को अपन बुलाते हैं पावर फैक्टर। कॉस फाई मतलब क्या हुआ? फेज डिफरेंस ऑफ लैगिंग और लीडिंग एंगल, यही हुआ फाई। सॉरी, फाई क्या हुआ हमारे पास? फेज डिफरेंस मतलब लीडिंग और लैगिंग एंगल हो गया, ठीक है। और इसी के कोसाइन को हम लोग क्या बोल देते हैं? पावर फैक्टर। तो अगर हम लोग वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस को एपरेंट पावर बोल दें और एवरेज पावर डिलीवर्ड को ट्रू पावर बोल दें, तो हम लोग ये भी आगे लिखेंगे कि ट्रू पावर बराबर एपरेंट पावर इंटू पावर फैक्टर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि कॉस फाई जो यहां पर है, ये क्या है? पावर फैक्टर है। ये क्या है? पावर फैक्टर। तो आपने देखा कि आपके पास अगर कोई एसी सर्किट है, तो उस एसी सर्किट का जो एवरेज पावर आएगा वो वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। और यहां पर फाई क्या है? फाई जो है ये हमने स्टार्टिंग में ही लिया था, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। देखो ना, मैंने स्टार्टिंग में क्या लिया था? वोल्टेज को लिया था ओमेगा टी प्लस फाई पर, और करंट को लिया था ओमेगा टी पर। मतलब यहां पर मैंने स्टार्टिंग में ही मान लिया था कि दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? फाई है। यहाँ पे हमने लीड करते हुए वोल्टेज को लिया था, लैग करते हुए करंट को लिया था, ठीक है। अब आओ, अब इस पर कुछ कुछ चीजें समझते हैं हम लोग। एक्चुअली पावर फैक्टर ही डिसाइड करता है कि किसी सर्किट के अंदर में पावर कितना अधिक अथवा कितना कम डिलीवर होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बार पावर फैक्टर को डिराइव करता हूँ या पावर फैक्टर को डिफाइन करता हूँ, ठीक है। तो पावर फैक्टर की डेरिवेशन की अगर बात करो तो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ इसका डेफिनेशन, ठीक है। द कोसाइन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन एसी सर्किट। अगर हमारे पास कोई एसी सर्किट है और वहां वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस मान लो 30 डिग्री है, तो पावर फैक्टर हो गया cos 30। 60 डिग्री है तो cos 60, 90 डिग्री है तो cos 90 यानी 0, ठीक है। वोल्टेज इन एसी सर्किट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। हम लोग क्या बोलते हैं? पावर फैक्टर, है ना। तो ये हम इसको पावर फैक्टर को डिनोट करते हैं cos फाई से, और ये क्या हो जाएगा? P एवरेज
बाई वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, अभी अभी हमने देखा। या अगर हम लोग एवरेज पावर डिलीवर्ड को ट्रू पावर बोल दें, और इसको हम लोग अगर ट्रू पावर बोल दें, और वी आर एम एस और आई आर एम एस के प्रोडक्ट को अगर एपरेंट पावर बोल दें, तो हम लोग इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा पास पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ट्रू पावर अपॉन एपरेंट पावर। अच्छा, पावर फैक्टर ही डिसाइड करेगा कि किसी सर्किट में पावर कितना डिलीवर हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, एग्जांपल की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग आर सर्किट की बात करें, आर सर्किट की मतलब सिर्फ अगर हमारे पास कोई रेसिस्टिव सर्किट और उससे एसी पास कर रहा है, तो रेसिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों, करंट और वोल्टेज दोनों, करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होता है, मतलब उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होता है ये क्या होता है, जीरो होता है, फेज डिफरेंस जीरो होता है। इसीलिए हम लोग यहां पर अगर पावर फैक्टर की बात करेंगे तो cos फाई यानी cos जीरो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर। और उस केस में जो हमारा एवरेज पावर होगा यानी ट्रू पावर होगा, ये सीधे किसके बराबर, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस जीरो। मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं एवरेज पावर बराबर क्या, या ट्रू पावर बराबर क्या, अगर हम एवरेज पावर को ट्रू पावर बोले हैं तो ट्रू पावर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एपेरेंट पावर बोल सकते हैं, ठीक है। और इस सर्किट में मैक्सिमम पावर का यूज हो रहा है, मैक्सिमम आप यूं कह लीजिए कि पावर डिलीवर किया जा रहा है, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। और अगर हम लोग बात करें किसकी, फॉर सी सर्किट या एल सर्किट, मतलब सर्किट एलिमेंट इसमें अधिक से अधिक पावर को यूज कर रहा है, एनर्जी का लॉस करवा रहा है। सी सर्किट और एल सर्किट की बात करें, दोनों में ही आपको मैंने बता रखा है कि जो फेज डिफरेंस आता है दोनों में ही, एक में वोल्टेज लीड करता है, एक में वोल्टेज लैग करता है, लेकिन π/2 से लीड या लैग करता है। इस केस में जो पावर फैक्टर आएगा, पावर फैक्टर कितना आएगा, cos 90 के बराबर जीरो। मतलब यहां पर पावर का लॉस बिल्कुल नहीं होगा, मतलब एनर्जी का लॉस बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप बात करें कैपेसिटिव और इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव या प्योरली इंडक्टिव सर्किट की, तो यहां पर बिना पावर दिए हुए, बिना पावर डिलीवर किए हुए ही आपका जो सर्किट में करंट है वो फ्लो कर जाएगा। ऐसा करंट जो विदाउट पावर ही, मतलब विदाउट पावर लॉस करवाए हुए ही सर्किट में फ्लो कर जाए, उसको हम लोग बोलते हैं वॉटलेस करंट। मतलब अगर हम लोग वॉटलेस करंट की बात करें तो वॉटलेस करंट एक ऐसा करंट है जो बिल्कुल पावर यूज नहीं करता, ठीक है। तो कैपेसिटिव सर्किट और इंडक्टिव सर्किट के अंदर में जो करंट होता है वो पावर यूज नहीं करता, इसलिए उसको वॉटलेस करंट कहते हैं, अगर प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है तो। क्योंकि आपको मालूम है अलग अलग सर्किट, मैंने आपको एलसीआर के अंदर में या सीआर के अंदर में या एलसी सर्किट के अंदर में, हर सर्किट के अंदर में फेज डिफरेंस निकालना सिखाया हुआ है। एलसीआर के अंदर में अगर इंडक्टेंस मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा होगा तो उस केस में क्या होगा। इन तमाम बेसिस पर आप पहले फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, और फेज डिफरेंस निकालने के बाद आप चाहो तो वहां पर निकाल सकते हो कि यहाँ का पावर फैक्टर या पावर डिलीवर्ड कितना होगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि आपको कमेंट करके बताना है कि वॉटलेस करंट किसे कहते हैं, और साथ ही साथ आपको एलसी सर्किट, सीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट, जिसका रेफरेंस आप एनसीईआरटी से भी ले सकते हैं, वहां पे फेज डिफरेंस निकाल के पावर फैक्टर और एवरेज पावर क्या आएगा ये आपको निकाल लेना है। आपको ये समझ में आ गया कि किसी भी सर्किट का जो एवरेज पावर होता है वो V0/√2 I0/√2 इंटू cos फाई के बराबर होता है। यहां पर cos फाई पावर फैक्टर है। क्लियर है? आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, और अभी आप कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर बताइएगा कि वॉटलेस करंट किसे कहते हैं और वॉटलेस करंट का क्या क्या यूज है। थैंक यू सो मच।